ठीक है, तो फिर पिछले वाले क्लास में हम लोग का जहां तक हुआ था वहां से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास मतलब कल के वाले क्लास में तुमको न्यूमेरिकल्स बताया गया था। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे जो कि हो जाएगा तुम्हारा सेल ईएमएफ, सेल पोटेंशियल मतलब टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या टर्मिनल वोल्टेज बोलो, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम होते। एक काम करो, सीधा हेडिंग लगाओ भाई, हेडिंग लगाओ। छोटे छोटे टॉपिक्स है, पहले ध्यान से सुनो। पहले हम लोग ये एक एक चीज को मैं पहले डिफाइन कर दूंगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। क्लियर? एक्सप्लेन बाद में करेंगे, सारी चीजें एक साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। फाइनली एक छोटा सा डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग जो कि तुम्हारा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल से रिलेटेड होने वाला होगा। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, मुश्किल से 3-4 लाइन में खत्म हो जाता है, फिर ये टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ देखेंगे और उस बेसिस पे फिर हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स और रजिस्टर्स को मिला करके देखने वाले हैं। ठीक है, जहां पे किरचॉफ लॉ यूज होगा। बहुत बेहतरीन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बोल रहा हूं। बोलने का मतलब इतना समझ लो, कॉन्सेप्ट का एक भी स्टेप स्किप किए या प्रोसीजर सॉल्व करने के टाइम पे अगर उल्टा पुल्टा किए, हाँ तो भाई जाओगे। इससे बढ़िया है हर एक चीज को आज से अभी जितना बताते हुए चलेंगे, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से समझने का कोशिश करना। ना आए समझ में, समझ करके जाना, नहीं तो फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरा क्या, मैं तो आगे एक एक करके टॉपिक उड़ाते चलूंगा। ठीक है, चलो भाई। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये हो जाएगा सेल ईएमएफ, फिर इसमें से आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर टर्मिनल वोल्टेज बोलो, दोनों वही होता है। कितने टर्म्स हो गए? 3। एक देखेंगे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑफ सेल। तो टोटल ये 4 पॉइंट्स हम लोग को कवर करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है लिखने के लिए बोलोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका ठीक ठाक तरीके से समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले सेल को जैसे लिखें, कौन बताएगा सेल क्या होता है? ध्यान दो, जो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, सेल क्या होता है बोलने से, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सफिशिएंट अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। क्लियर? किसके लिए अगर बोला जाए तो किसी भी एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे? याद करो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बोला क्या गया था कि जिस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या बोले यहाँ पे, सेल इज अ डिवाइस। लिखो सीधा, सीधा लिखो, डिवाइस डिवाइस which provides sufficient potential energy, sorry, potential difference which provides sufficient potential difference किसके लिए? टू फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज? सेल। सेल इज अ डिवाइस which provides sufficient potential difference to flow of current in a circuit। क्लियर? तो ये हो जाएगा सेल के लिए डेफिनेशन। सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है केमिस्ट्री में, अभी हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ के आया हुआ, कंफ्यूज मत होना। वहां का सेल रिप्रेजेंटेशन उसके लिए, यहाँ का इसके लिए। एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये जो दो टर्मिनल्स बनाए हुए हैं किसके रिप्रेजेंटेशन के लिए है? ये किसी भी सेल के
दो इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया? पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दिखाएगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड को दिखाएगा। तो सेल हो गया, समझ में आ गया ये। सेल के बाद देखो आगे, अब जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं इसको एज इट इज पहले लिख लो, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज में, क्योंकि लिखने वाला काम झंझट है, इसको खत्म करो। ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो ईएमएफ हम लोग किसी भी सेल के उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं, या तब के टाइम के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे जब उसमें से करंट हम लोग नहीं निकाल रहे होंगे। बोलने का मतलब उसको किसी सर्किट से जोड़ा ना गया हो, ऐसे समझो। जो ओरिजिनल सेल फैक्ट्री से बन करके जो पैकेज होकर के रहता है, पैकेट के फॉर्म में, पैकेट के इनसाइड में जो रहेगा, उस टाइम पे उसको तो हम लोगों ने किसी सोर्स से कनेक्ट किया, मतलब किसी लोड से कनेक्ट किया हुआ नहीं है। तब के केस में नया सेल का जो पोटेंशियल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। अभी के लिए इतना दिमाग में बिठाओ। लेकिन जब हम लोग उसी सेल को ला करके किसी में भी, चाहे रिमोट में लगा लो या फिर किसी में भी यूज कर लिए, तो तुरंत यूज करने के तुरंत बाद उसका जो पोटेंशियल रहता है वो कम हो जाती है। समझ में आया? उसका उसका जो क्या होता है, पोटेंशियल वो कम हो जाता है। तो ओरिजिनल पोटेंशियल जो था वो क्या था, ईएमएफ। और जब हम लोग उसमें से करंट निकालना चालू करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल रहता है ये कम हो जाता है, और वही जो रेड्यूस्ड पोटेंशियल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। उसको क्या बोला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या टर्मिनल वोल्टेज बोलो, या टर्मिनल पोटेंशियल बोलो, तीनों ही टर्म्स उसी के लिए यूज किए जाएंगे। आया इतना समझ में बात? क्लियर है? आगे ध्यान दो। तो ईएमएफ, पहले इसको तो डिफाइन ही कर, मतलब कि एकदम शॉर्ट में, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में तुमको मैं समझा दिया। क्लियर? अब एक्चुअली में वो सारी चीजें कौन कौन से टर्म को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो हम लोग आगे में देखेंगे। अब तो लिखो, ईएमएफ के लिए लिखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, potential difference of the cell when current is not drawn from it. When current is not drawn from it. क्लियर? या इसी को हम लोग और लिख सकते हैं, when सर्किट इज ओपन लिखेंगे कि सर्किट इज क्लोज्ड लिखेंगे? लिखेंगे ना ओपन, क्योंकि जब करंट ड्रॉ नहीं करेंगे भाई तो ओपन सर्किट होने वाला होगा वो। व्हेन सर्किट इज ओपन, इसका दूसरा डेफिनेशन में बुक्स में देखने के लिए मिलता है, या स्कूल वगैरह में अगर लिखवाए रहेंगे तो लिखवा सकते हैं। तो ध्यान दो, ईएमएफ जो रहता है, ईएमएफ जो रहता है, ठीक, लिखवाएं कि ना लिखवाएं, सुन लो। ईएमएफ जो रहता है, ये बोलने का मतलब ये वो चार्ज पे, किसी एक यूनिट चार्ज पे किया हुआ वर्क डन होता है। और कौन सा वर्क डन बोलने से, अगर सर्किट को क्लोज बनाया जाए, अगर सर्किट को क्लोज बनाया जाए तो उसको एक लूप सर्कुलेट कराने में किया गया वर्क डन होगा। बात समझे क्या बोला मैं? जैसे एक चार्ज ले लिए, एक चार्ज को सर्किट के एक लूप में घुमाने के लिए किया हुआ जो वर्क डन रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्लियर? तो किसी किसी बुक में यह डेफिनेशन भी देखने के लिए मिलता है। तो ईएमएफ इज वर्क डन टू, क्या बोलेंगे उसको, टू, सॉरी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। ठीक है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज इन वन लूप ऑफ अ क्लोज्ड लूप। ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट लिख लो।
ठीक है, एक डेफिनेशन ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए फिर तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ये जो ईएमएफ लिखे हुए है ना, ईएमएफ को हम लोग एप्सिलॉन टाइप से ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ई ही पढ़ लेना, ई ही होता है। ई इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। ध्यान दो, पोटेंशियल में भी यही आया था। पोटेंशियल का मतलब क्या था, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो उसमें भी v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था। और ये ईएमएफ भी क्या होता है, एक पोटेंशियल लिखा है ना यहाँ पे, प्रोवाइड सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। समझ में आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। बोलने का मतलब ये पोटेंशियल ही तो हुआ, तो पोटेंशियल को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज से। तो एक ये भी आता है लिखने के लिए, बन जाएगा। क्लियर है, चलो भाई। अब इसके बाद ईएमएफ के बाद एक और टर्म हमारा आने वाला होगा, इसमें से थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है, क्या लिखे हैं, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल, इसको वोल्टेज बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर पोटेंशियल बोलो, तीनों सेम हो जाएगा। क्लियर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया था, कहां गया ईएमएफ, ईएमएफ इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब वी इक्वल, अब ये क्या होता है बोलने से, डेफिनेशन सेम हो जाएगा, लेकिन व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसमें व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम इट लिखा है, इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो सेम डेफिनेशन लिख लो इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा वो थोड़ी लेना है, ये यूज करना था। सेम डेफिनेशन इसके लिए भी लिखो, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक, ड्रॉन फ्रॉम इट, और सर्किट कैसा बन जाएगा तब के केस में, क्लोज्ड। ठीक है, तब के केस में सर्किट कैसा बन जाएगा, ये क्लोज्ड। ये हो गया क्या चीज, ईएमएफ, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल। क्लियर, अब नेक्स्ट लिखो, जल्दी लिखो। हुआ, हो गया, ठीक है। तो व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस बचा हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर में भी रेजिस्टेंस होता है। सेल में बेसिकली कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, दो, एक तो इलेक्ट्रोड्स रहने वाले रहेंगे, और दूसरा उसमें इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अभी पढ़े हुए हैं ना भाई, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए थे कि नहीं लिए थे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर, तो इसमें दो टाइप के सब्सटेंसेस रहेंगे, एक तो इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रॉपर्टी होगा। अब भाई इलेक्ट्रोड्स भी किसका बना, इलेक्ट्रोड्स भी मटेरियल का बना हुआ होगा कि नहीं होगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी कोई सा चार्ज किसी मटेरियल से टकराए, तो जिसके वजह से उसके फ्लो में कुछ अपोजिशन होना चाहिए, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज किए हुए हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करेंगे। अरे करेंगे ना, जब उनके भी एटम्स है तो वो भी अपोज करेंगे। तो वो जो अपोजिशन का उनका प्रॉपर्टी रहता है, इसी को हम लोग, क्योंकि ये सेल के अंदर के मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आया बात समझ में, चलो तो लिखो नेक्स्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल आर से। अब ध्यान दो, ये जो रहता है ये क्या हो जाएगा? द अपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल टू द इलेक्ट्रिक करंट। टू करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आया इतना बात समझ में? ठीक है, चलो इतने को नोट डाउन करो, फिर अभी एक एक चीज को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें। हो गया? पीछे हो गया पूरा? आगे देखो भाई, अब हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग किए क्या है, यहां पे जैसे मान लो एक सेल लिए, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा फैला के, अब लिखने वाला पार्ट कोई नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि लिखने का काम है ही नहीं, डायग्राम से बस एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ये टर्मिनल्स को मैंने दूर दूर ले लिया, क्लियर? ये टर्मिनल्स को मैंने दूर दूर ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहां से वायर निकाल लिए, चलो वायर निकाल लिए, ये गया वायर। अब ध्यान दो, इसमें अब होता क्या है, जैसे ये तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं, ये तो सेल है, सेल तो एक कवर्ड कवर्ड पार्ट में रहने वाला होगा। तो मान लो ये इस डब्बे के अंदर में ये बंद है, ठीक है, इस डब्बे के अंदर में बंद है। अब मैं केमिस्ट्री के हिसाब से भी इसको बता सकता हूं भाई, लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा तो उसको फिजिक्स के जैसा डील करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में देखोगे तो फिर एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, और वही सारी चीजें तामझाम करना है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए देख करके आए हुए। क्लियर? वही सेल था ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी जो था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा था, वो एनर्जी दे रहा था। ठीक है, तो सेम काम यही हम लोग का देखना है। तो इसमें बस एज्यूम कर लो ये दोनों टर्मिनल्स हो गए, इसके अंदर में क्या भरा हुआ रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसके अंदर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं। अब मेरे को बताओ, जब इस वाले बैटरी को मैं किसी एक लोड से कनेक्ट करूंगा, जैसे मैं इसको किसी एक रजिस्टर से कनेक्ट किया, इसको मैंने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, अब ये उसको सप्लाई देगा भाई। ठीक है, अब इसको ये इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी को सप्लाई देगा, उनको ये एनर्जी का सप्लाई देने वाला है। क्लियर? अब ध्यान दो, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स घूम करके आएंगे, ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव। वो कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? सर्किट में अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाएंगे? ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला, घूमेगा, घूमेगा, वापस आएगा इसके पास, और वापस से घूम करके आएगा यहां तक। क्लियर? अब देखो होता क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और अभी अभी केमिस्ट्री में हम लोगों ने कवर अप किया हुआ था कि अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस वाले टर्मिनल की बात करें, जो कि लेफ्ट हाफ सेल हुआ करता था, उसमें क्या होता था? जिंक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, और वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता था। यहां से कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन निकलता था, और वो जो जिंक का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जो इस टर्मिनल में आ चुका था, उसको ये गेन कर लेता था। यही प्रोसेस था, बस सेम वही इसमें भी देखना है। बट वहां पे हम लोगों ने स्पेसिफिक एलिमेंट को लेकर के यूज किया हुआ था, क्योंकि हमारा उसका यूज था। यहाँ पे हम लोग को नहीं देखना है कि अंदर में क्या मटेरियल है, क्या है, क्या नहीं। ठीक है, तो बस इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन अब कहां पे पहुंच गया है? पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंच गया है। अब होता क्या है, ध्यान से समझो, ये अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, और ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, यही केमिकल रिएक्शन यहाँ के ये जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, यहाँ का ये जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इसको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये केमिकल रिएक्शन इसको क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करेगा, तब ये इधर से कहां पहुंच जाएगा?
इस वाले टर्मिनल में। सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता है क्या? जाता है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और सेल के आउटसाइड में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा नहीं, तो उसको लेकर के जाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही एनर्जी इसको कौन प्रोवाइड करता है? ये सेल। समझ में आया? वही एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये सेल। सेल के अंदर में होने वाला केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ये उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? नेगेटिव टर्मिनल के पास। उसी एनर्जी को लेकर के ये भागेगा किसके पास? रजिस्टर या फिर लोड के पास। उसको ये अपना एनर्जी दे देगा। एनर्जी लूज किया, फिर ये वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यही प्रोसेस सेम चलते हुए चलेगा। आया बात इतना समझ में? क्लियर? तो ये होता है एक सेल का मैकेनिज्म। इसीलिए मैं बोला था कि सेल जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये क्या प्रोवाइड किया? एनर्जी प्रोवाइड किया। उसी एनर्जी का यूज ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने में करेगा, और उसी को ले जाकर के जिससे टकराएगा उसको दे देगा भाई। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये होता है एक सेल, और सेल का फंक्शन कैसे काम करता है बन जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आगे देखो, अब जैसे मान लो कि इस सेल का पोटेंशियल मैं एज्यूम कर लेता हूं 20 वोल्ट का है। नंबर भी यहां पे जो अभी एग्जांपल के फॉर्म में लिखने के बाद बना लेना कॉपी में, क्योंकि जो फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो इन्हीं नंबर्स का यूज करके मैं डिराइव करूंगा। ये नंबर कहां कहां से आएंगे, एक एक नंबर एकदम दिमाग में बिठाते हुए चलना। ठीक है? देखो मान लेते हैं कि इस सेल का पोटेंशियल मैंने ले लिया, 20 वोल्ट का। कितने वोल्ट का ले लिए? 20 वोल्ट का। यहां पे मैंने एक 4 ओम का लोड यूज किया हुआ है। ठीक है? कोई सा एक रजिस्टर हो, लोड हो, जो हो। लोड किसको बोला जाता है पता है कि नहीं है? अरे इलेक्ट्रिसिटी में लोड किसको बोलते हैं? इतना दिख रहा है, ये सब लोड है। फैन इलेक्ट्रिकल लोड, लाइट इलेक्ट्रिकल लोड, एसी इलेक्ट्रिकल लोड। लोड बोलने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, सिंपल। आया समझ में? तो जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में लोड बोल दिया जाता है। सीधी सी बात। अब हर चीज को तो रजिस्टर बोलेंगे नहीं, हर चीज को तो कंडक्टर बोलेंगे नहीं, तो इससे बढ़िया जो भी अप्लायंस हम लोग यूज कर रहे हैं उसको क्या बोल दिया जाएगा? लोड। क्लियर है? ठीक है? तो चलो भाई, जो लोड यूज, अब सारे के सारे लोड के अपने अपने रेजिस्टेंस होते हैं, और जितना उसका रेजिस्टेंस होता है वो उतना चार्ज कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल हीटर जब यूज करते हो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वहीं लाइट यूज करोगे तो कम आएगा भाई, क्योंकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो। आया बात इतना समझ में? तो ये लोड का मैंने यहाँ पे रजिस्टेंस, हर लोड के अपने अपने रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे जो यूज किया हुआ लोड है इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का। समझे? मेरे को बताओ इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा? हाँ, 5 एम्पियर का। क्लियर? ठीक है? उसको इससे डिवाइड दे देंगे तो भाई 5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। यहां से इसमें से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक चीज और मैं बताना भूल गया, नोट में लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट के आउटसाइड में, दोनों लिखना है, मैं बोल रहा हूं पहले सुन लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट के आउटसाइड में नेगेटिव से पॉजिटिव, और सेल के इनसाइड में पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? वहीं अगर करंट का डायरेक्शन बोलेगा तो पलटा के बताओगे, क्योंकि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उधर से इधर आएगा भाई। समझ में आया? तो क्वेश्चन घुमा के कुछ भी दे देगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम में अगर तुमको दे दिया कि फ्लो ऑफ करंट इनसाइड अ सेल, तब के केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ सेल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दिमाग में यही खाएगा। तुमको लगेगा भाई कि क्वेश्चन में कुछ दूसरा ही पूछ दिया है। अगर वहां पे जैसे मान लो तुम्हारा दे दिया कि करंट का डायरेक्शन बताओ, तो दिमाग में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तुम्हारे, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आंसर दे दोगे वहां। तो नीचे में लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल खाली करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इनसाइड अ सेल नेगेटिव से पॉजिटिव, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ सेल पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है? क्लियर? चलो, तो 5 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो करके जाएगा, सिंपल सी बात है।
तो ये तो एक्सपेरिमेंटल, सॉरी, ये तो एक थ्योरेटिकल डेटा हो गया। जैसे मान लो दुकान गए हुए हो, वो बोलेगा कि मेरे पास बैटरी जो है वो 20 सेल जो है वो 20 वोल्ट का है, ये मैं तेरे को दे दिया। अब ले आए उसको, अब ले करके आओगे तो भाई उसमें से वो करंट देगा ना भाई, करंट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, करंट जनरेट करेगा। तब के केस में ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस यूज किए हुए रहोगे तो तुमको क्या लगेगा कि 5 एम्पियर का करंट ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, समझे। लेकिन एक्चुअली में जब ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो ये जो करंट का वैल्यू है ये कम हो जाता है। कैसे देखो, देखो जब ये हम लोग यूज किए हुए हैं तो हमको फिर बाद में ऑब्जर्वेशन, अब एक्सपेरिमेंटल डेटा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये निकाला हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंट में पता चला कि यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस ना निकल, सॉरी 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ना होकर के 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ। तो बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट कम हुआ कि नहीं हुआ, जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे 5 एम्पियर का होना चाहिए था, 5 एम्पियर का ना होकर कितने एम्पियर का हो रहा है यहाँ पे, 4 एम्पियर का। तो मेरे को ये बताओ, अगर 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस कर रहा होगा तो एक्चुअल में ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, 16। अरे 4 4 जा 16 होगा ना, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इंटू आर, तो 4 4 जा कितना हो गया ये 16। इस केस में इसका पोटेंशियल जो है ये 20 ना होकर के कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट का। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, हाँ हाँ अपने आप, वही तो बता रहे हैं, अपने आप उसका पोटेंशियल कितना हो गया 16 वोल्ट का, जबकि दुकान वाला कितना बोला था 20 वोल्ट का है, या जो भी मैन्युफैक्चरर था उसको कितना बताया 20, मतलब कि नहीं होता है ना 20, एग्जांपल में 20 लिए मैं, ठीक है। अब 20 सेल का पोटेंशियल 20 वोल्ट होता है, ये मत समझ लेना। तो दुकान वाला कितना बताया, फिर मैन्युफैक्चरर कितना बताया था उसको 20 वोल्ट, एक्चुअल में उसका 20 वोल्ट पोटेंशियल था तब जब इसको हम लोगों ने किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं, अगर हम यहाँ पे लोड यूज नहीं करते और इसका पोटेंशियल चेक करते तो कितना वोल्ट आता, 20 वोल्ट, ठीक है। लेकिन हम लोग चेक कैसे कर रहे हैं उसको, लोड यूज करके, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल 20 जो था, 20 के बजाय कितना देखने के लिए मिल रहा है 16 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो 20 वोल्ट पोटेंशियल था यही है उसका ईएमएफ होता जब इसको इससे कनेक्ट नहीं करते। अब यहां पे जो 16 वोल्ट आया हुआ है ये है इसका टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज, क्लियर। दूसरा चीज ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होकर के जा रहा है, एक्चुअली इतना फ्लो होकर के जा रहा है, ये क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस। अब समझो, तो बचा जो 4 वोल्ट है भाई गायब थोड़ी हो जाएगा, वो भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा होगा। तब के केस में कॉन्सेप्ट निकाला गया कि इस सेल के अंदर में जो ये इलेक्ट्रोड्स और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनके भी मॉलिक्यूल्स भरे पड़े रहेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से वहां कूद करके ऐसे गायब होकर के थोड़ी जाएगा, जब यहां से वहां जाएगा सेल के अंदर में भी तो इलेक्ट्रोड के भी पार्टिकल से टकराएगा, इलेक्ट्रोलाइट के भी पार्टिकल से टकराएगा, तो टकराता है तो होता है क्या वहां पर रेजिस्टेंस आता है कि नहीं आता है। तो ये फिर एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया कि सेल के इनसाइड में एक और रेजिस्टेंस होगा, क्लियर। और वो रेजिस्टेंस किसका होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड का होता है, क्लियर। तो अंदर में भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां पे मान लो अंदर में, इसके अंदर में यहाँ का रेजिस्टेंस हम लोगों ने एक बना, होता नहीं है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अभी। यहाँ पे अंदर में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस जो अप्लाई हुआ है वो किसके बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस आया हुआ है इसको अब मान लो 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसको कितना मान लो 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब ध्यान दो, अब अगर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होकर के आया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। यहां का पोटेंशियल कितना, अरे 16 वोल्ट, पोटेंशियल निकालो ना भाई, ये सीरीज में है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों किस में है, सीरीज में। घूम के आना ऐसे ही, इसको अगर ऐसे करके फैला देंगे तो ये सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो और याद कर लो कि जब भी कोई लोड हम लोग कनेक्ट किए हुए रहते हैं वो सेल के रजिस्टर के साथ में हमेशा सीरीज में होता है, ठीक है। वो हमेशा किस में आएगा, सीरीज। दिख रहा है पैरेलल ऊपर नीचे, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, कैसे है, ये सीरीज में है। एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस को इधर बनाना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैं उसको बीच में टांगा हुआ हूं, ठीक है। तो ये हो गया भाई 1 ओम का रजिस्टर। अब ध्यान दो,
इसका पोटेंशियल कितना, ये तो नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए था, 20 वोल्ट होना चाहिए था। इस लोड का पोटेंशियल कितना, इसका पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू आई। आर आई बोलने का मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया, ये 16 वोल्ट। तो पोटेंशियल आ गया 16 वोल्ट। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसका रेजिस्टेंस कितना 1 ओम का, करंट कितना फ्लो करके आया 4 एम्पियर का। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको मान लो V1, इसका पोटेंशियल मान लो V2, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 वोल्ट का। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अगर निकालोगे, अब कितना आया, आया समझ में। तो बोलने का मतलब जिसका 4 वोल्ट का पोटेंशियल कम हो रहा था, वो कौन कंज्यूम किया, उसी सेल के अंदर में प्रेजेंट रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर क्लियर। अब देखो तो ये क्या था, उसका टर्मिनल पोटेंशियल था, ये टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, ये उसका क्या था ईएमएफ, ये क्या था ईएमएफ। तो जब ये 20, अब देखो 20 वोल्ट कब देता, 20 वोल्ट का पोटेंशियल कब देता, जब हम लोग इसको कनेक्ट नहीं करते, जब उसको किसी इसमें से जब करंट पास नहीं करवाएंगे, तब के केस में ये 20 वोल्ट का यहाँ पे क्या देगा, पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान दो, जब हम लोग इसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस भी जो है ये क्लोज्ड लूप में आ जाता है। ये अपना इफेक्ट तब तक नहीं दिखा रहा था जब ये कैसे था, ओपन था। क्लियर। जब इस सर्किट को हम लोग क्लोज करते हैं, तो ये अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देगा, अब इसका अपना खुद का वैल्यू बताना चालू कर देगा। तब के केस में इलेक्ट्रिक करंट को भी ये कंज्यूम करना चालू करेगा, और ये भी अपना पोटेंशियल वहां पे बनाएगा। क्लियर। और वही जो पोटेंशियल था वो हम लोग को दिखेगा नहीं, भाई सेल के अंदर का ही पोटेंशियल खत्म हो जा रहा है, तो दिखेगा कैसे वो। क्लियर। सेल के बाहर में हम लोग कितना पोटेंशियल निकाल पाएंगे, ये हम लोग नाप लेंगे, उसके अंदर के रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कैसे निकालोगे। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके फिर उसके अंदर का पोटेंशियल, सॉरी उसके अंदर का रेजिस्टेंस निकाला जाता है, बन जाएगा। अब ये समझ में आया क्या क्या होता है। तो चारों टर्म्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर ईएमएफ क्या होता है वो देख लिए। ये 20 वोल्ट तब आता है जब इसको हम लोग कनेक्ट नहीं करते, कनेक्ट किए तो हम लोग का एक्सपेरिमेंट, सॉरी हम लोग का थ्योरेटिकल डेटा इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना चाहिए था। तो करंट कनेक्ट करने के बाद ये इतना अमाउंट में करंट रिलीज ही नहीं किया। तब के केस में हम लोगों ने ये सेटअप किया और देखा कि अंदर में कोई एक करंट, सॉरी अंदर में कोई एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है। और उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से, वो कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। कैपिटल आर बोलने का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, ठीक है, या अप्लायंसेस। और स्मॉल आर बोलने का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। ई बोलने का मतलब ईएमएफ, और वी बोलने का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो ये जो सेल हम लोग बनाते हैं, एक्चुअली में अब सेल कैसे बनाया जाएगा, सेल का रिप्रेजेंटेशन अब कैसे होगा, देखो ध्यान से। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पे हम लोग इसका एक रजिस्टर जोड़ देंगे। तो देखो ध्यान से, रजिस्टर को बाहर में बना दिए, अब बना दिए बाहर में। अब इसको अगर कनेक्ट करोगे ऊपर के किसी एक लोड के साथ, अब बताओ सीरीज में आया कि नहीं आया, अब आ गया सीरीज में, समझे। तो इसी वजह से वो किसमें उसको लेने के लिए बोला मैं, सीरीज में। तो इसको अभी हटाओ, ये हो जाएगा अब सेल का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से ये जो बैटरी है, मतलब ये जो सेल है, इसका सिर्फ यहां पे क्या मिलेगा, ईएमएफ, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा यहां से, स्मॉल आर। क्लियर। ये होता है एक्चुअली सेल का रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया इतना, लिखो, इतने में से जो तुम्हारे काम का लग रहा है उसको लिखो, फिर इसका डिराइव करेंगे फॉर्मूला, मतलब रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ। हो गया। आगे देखो भाई, यहां से हम लोग नीचे में हेडिंग लगा लो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल एंड सेल ईएमएफ। अब ध्यान से, ईएमएफ बुक में लिखा हुआ रहता है भाई, नोट में इनफैक्ट्स वाले जो कॉलम रहते हैं वहां पे मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है। ईएमएफ जो है उसमें नाम तुमको क्या दिख रहा है, फोर्स।
लेकिन ईएमएफ जो है ये फोर्स नहीं होता। पहले के टाइम पे इसको एज्यूम किया जाता था कि ये फोर्स हो सकता है, इसी वजह से इसका नाम ईएमएफ दे दिया गया। बाद में पता चला कि ये है क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। समझे? तो ईएमएफ नाम से ये मिसलीड करने वाला होता है, तो इसको फोर्स मत समझ लेना। ईएमएफ मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो भाई। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में देखो हम लोग रिलेशन कैसे, दो लाइन में आ जाएगा, ध्यान से ये समझो ना कैसे कैसे कौन कौन से नंबर को यूज किए हुए हैं। जो यहां पे 20 आया है, 20 नहीं, ये जो एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे ये जो करंट आया हुआ है 4 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, ये कहां से आया, ये कहां से आया, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसका जो ये ईएमएफ है 20, ये लिए डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, कितना है 4 प्लस 1, हुआ हुआ बस। जो जो मतलब कि जिस जिस रिप्रेजेंटेशन के साथ में, लेटर के साथ में इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, उन्हीं को इसके नीचे में लिख दो, तो हो क्या जाएगा, I इक्वल्स टू 20 क्या है, ई डिवाइड बाई 4 क्या था, कैपिटल आर, और 1 क्या है, स्मॉल आर। ये कंडीशन हमको तब मिलता है जब हम लोग एक क्लोज्ड सर्किट लेते हैं। तो नीचे में लिखना, यहां पे लिखना, मैंने ये नंबर के साथ में यहां पे बताया हुआ है, when we have a closed circuit the amount of current is given by this equation। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं पहले ही बोला था नंबर्स इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस में डेरिवेशन करूंगा इसका। क्लियर? लिखो, ये बाजू में लिख लेना, ये एग्जाम में मत बनाना, कह लो एग्जाम में सीधा इसको लिखना, ये नंबर मत लिखना वहां पे, ये मैंने तुम्हारे समझने के लिए लिखा हुआ है। For a closed circuit, closed circuit amount of flow of current is given by, इससे, इसमें कोई डाउट? देखो आगे ये आ गया I इक्वल्स टू ई, मतलब ई आर बाई आर, यहां से अगर निकालोगे तो ये आर प्लस आर को उधर ले जाओ, ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आर प्लस स्मॉल आर, यहां से ई इज इक्वल्स हो जाएगा आई आर और प्लस आई स्मॉल आर। यहां से ये आई आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, करंट फ्लोन थ्रू द लोड, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V। पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। 16 आया था, देखो यहां पे आया था ना, तो 16 आई आर की जगह पे कितना आ जाएगा, ये V। E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, ये लिखो, या फिर बुक्स में इसको पलटा के लिखता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन E एंड पोटेंशियल। क्लियर? क्लियर? कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, तो ध्यान दो, इसी को ऊपर में टांग दे रहा हूं, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो हमको पता है V इज इक्वल टू होता है आर आई, ये तो पता ही है, यहां पे भी यूज कर लिए, देखिए ना V इज इक्वल टू आर आई यूज किए, इसी का यहां पे देखेंगे V इक्वल्स टू आर की जगह पे आर और आई की जगह पे क्या यूज किए हैं, E बाई आर प्लस आर किया है ना, ये दे इस साइड में क्या यूज किए हैं, E बाई आर प्लस आर। हो गया, ये स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है, ये दोनों को इधर ले आओ, इधर से ये लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वी आर होगा, फिर प्लस वी स्मॉल आर, और उस साइड में क्या बचेगा, ई आर। वी आर को उधर ले जाओ, मतलब कैपिटल आर को, तो ये वी स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई आर माइनस वी आर, तो आर इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, इसको उधर
आर को कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू आर। इसको अगर और डिवाइड करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा ई डिवाइड बाई वी माइनस वन और ये हो जाएगा आर। किसका वैल्यू है? इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। नीचे वाला हो जाएगा तुम्हारा ई और वी के बीच में रिलेशन। अच्छा मिट गया क्या? ये v इक्वल्स टू है ना ई माइनस आई आर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग को इतना ही देखना था। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वाले क्लास में। चलो ठीक है फिर आज के